सारी तैयारी कर लेने के बाद मैंने जब बस पकड़ा तो वक्त हो रहा था शाम के 4 बजे का। दरअसल मैं करीब 5 सालों के बाद दादाजी से मिलने गांव जा रहा था। पहले पहले तो बस काफ़ी खाली थी, मगर जैसे जैसे आगे बढ़ती गई बस में मुसाफिरों की संख्या भी बढ़ती चली गई। बस से गांव जाने में तकरीबन 4 घंटों का समय लगने वाला था, इसलिए मैं चुपचाप अपनी सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर देखे जा रहा था। अभी हमारी बस आगे बढ़ ही रही थी कि तभी अचानक ही बस बंद पड़ गई। ड्राइवर ने बस को बहुत बार स्टार्ट करने की भी कोशिश की, मगर बस स्टार्ट नहीं हो रही थी। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद बस वापस से रास्ते पर दौड़ने लगी और मैं 1 घंटा लेट, मतलब कि रात के 9 बजे गांव के बस स्टॉप पर उतरा। तो वहां का नज़ारा देखकर मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि 5 सालों में गांव में कुछ भी नहीं बदला है। मेरे गांव में रात के 9 बजना मतलब काफ़ी रात, इसलिए मुझे दूर दूर तक मेरे अलावा ना तो कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई परिंदा। मैं पैदल ही घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। बस स्टॉप से घर काफ़ी दूर था, इसलिए मैं अपने कदमों को तेजी से भगाए जा रहा था। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी मुझे पीछे से किसी ने कहा, कहाँ जाना है साहब आपको? ये आवाज़ सुनकर मैं पीछे पलटा तो देखा कि ठीक मेरे पीछे एक बैलगाड़ी है और उसके बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा है। वो आदमी चलकर मेरे पास आया और दोबारा मुझसे कहा, बताइए साहब, कहाँ जाना है? मैं छोड़ दूँ क्या? जिस पर मैंने कहा, वो नंदपुर गांव जाना है। इस पर उस आदमी ने कहा, हाँ हाँ चलिए, मैं छोड़ देता हूँ। पर एक बात तो अजीब थी, उस आदमी की आंखों की पुतलियां देखने से पत्थर की तरह लग रही थीं और उस आदमी के बैल ऐसे लग रहे थे कि उनमें कोई जान ही ना हो। खैर, अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, देरी मत करिए साहब, बैठिए गाड़ी में। मैं भी ज़्यादा कुछ ना सोचकर उसके बैलगाड़ी में बैठ गया। मेरे बैठते ही गाड़ी आगे बढ़ने लगी, मगर एक बात बहुत हैरान करने वाली थी कि बैलगाड़ी चलने की कोई आवाज़ वगैरह नहीं हो रही थी। मगर ये कैसे हो सकता है? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि धीरे चल रही बैलगाड़ी अचानक ही बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ने लगी। बैलगाड़ी को इस तरह दौड़ता देख मैं और सहम उठा, मगर हर पल बैलगाड़ी की रफ्तार और बढ़ते ही जा रही थी। अब बैलगाड़ी ने इतनी रफ्तार पकड़ ली थी कि मुझे आसपास का साफ साफ दिख नहीं रहा था। मैंने चिल्लाकर उस आदमी से कहा, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। मगर वो आदमी मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था और देखते ही देखते मैं कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं गांव के घर पर लेटा हुआ था और मेरे दादाजी कुछ लोगों के साथ मुझे घेर कर बैठे हुए थे। मैंने अपनी आप बीती उन लोगों को बताई, जिस पर दादाजी ने बताया कि मैं उन्हें गांव की नदी के पास बेहोश मिला था। आगे दादाजी ने बताया कि हर 30 सितंबर को ये घटना किसी न किसी के साथ होती ही है। जिस पर मैंने कहा, पर क्यों दादाजी, ऐसा क्यों होता है 30 सितंबर को? जिस पर दादाजी आगे बताएं, आज से 4 साल पहले हमारे ही गांव के एक जमींदार साहब, जिनकी हवेली अभी भी गांव में है, वो अपनी पत्नी के साथ एक रात कहीं से लौट रहे थे। वो बैलगाड़ी वाला जमींदार साहब और उनकी पत्नी अभी आगे बढ़ ही रहे थे
कि तभी बैल के एक पैर पर सांप ने काट लिया, जिससे बैल छटपटाने लगा और बिना रुके गांव की नदी में कूद गया, जिससे उन तीनों की मौत हो गई। तब से वो बैलगाड़ी वाला वहीं भटकता है और जमींदार साहब और उनकी पत्नी की आत्मा उनकी हवेली में। इतना सब बताने के बाद दादाजी ने कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए, वरना वो बैलगाड़ी वाला लोगों को नदी में डुबाकर मार देता है। सारी बात सुनने के बाद मैंने दादाजी से कहा, दादाजी, क्या किसी ने जमींदार साहब और उनकी पत्नी की आत्मा को देखा है? जिस पर दादाजी ने कहा, गांव के अधिकतर लोगों ने देखा ही है। ये सुनकर मैंने मन ही मन तय किया, क्यों ना आज रात को जमींदार साहब के घर जाकर देखा जाए कि माजरा क्या है, मगर किसी को बिना बताए। अब मुझे बस इंतजार था तो रात होने का, और देखते ही देखते दिन कब रात में तब्दील हो गया पता ही नहीं चला। रात का खाना पीना खाने के बाद जब घर के सभी लोग सो गए तो ठीक रात के 9 बजे मैं छुपते छुपाते एक टॉर्च लेकर घर से बाहर निकला तो पूरा गांव सोया हुआ था। मैं धीरे धीरे जमींदार साहब के घर की ओर आगे बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। करीबन 15 मिनट तक पैदल चलने के बाद मैं जमींदार साहब के घर के पास पहुंच गया तो उनका घर बाहर से पूरी तरह से काला पड़ गया था। मगर हैरत की बात तो ये थी कि घर के सारे खिड़की दरवाजे खुले हुए थे। घर के आसपास पूरी तरह से जंगल की तरह हो गया था। मैं और देरी ना करके घर के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी टॉर्च की लाइट जहाँ जहाँ जा रही थी वहाँ वहाँ मकड़ी के जाले ही नजर आ रहे थे। मैं एक रूम में दाखिल हुआ तो उस रूम से काफ़ी सड़ी हुई सी बदबू आ रही थी। उस रूम में रुकना मुश्किल हो रहा था। मैं उस रूम से बाहर निकला तो मेरी नज़र एक और रूम पर गई। टॉर्च लेकर मैं उस कमरे में दाखिल हुआ तो वो कमरा काफ़ी साफ था, मानो लग ही नहीं रहा था कि ये सालों से बंद पड़ा हो। मैं और अंदर ना जाकर दरवाजे के पास दरवाजे पर लदकर बैठ गया। तब वक्त हो रहा था रात के 9:30 बजे का। बैठे बैठे कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। फिर जब अचानक ही मेरी आंख खुली तो मैंने टॉर्च मारकर अपने हाथ घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 12:30 बजे का। मैंने टॉर्च की लाइट को जैसे ही रूम के अंदर घुमाया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ठीक मेरे सामने 2 चेयर पर एक औरत आदमी बैठे हुए थे। उनकी शक्ल काफ़ी डरावनी और फूली हुई थी और उनके आसपास पानी पानी फैला हुआ था। मुझे उन दोनों को देखकर समझने में देर नहीं लगी कि वो जमींदार साहब और उनकी पत्नी की आत्मा है। फिर मैं वहाँ से भागकर घर आ गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। 13 दिसंबर साल 1999। ये दिन मुझे अच्छे से याद है और मैं अपने जीते जी इस दिन को कभी नहीं भूल सकता। उस दिन को याद करके आज भी मैं डर के कारण पसीने से लथपथ हो जाता हूँ। आज से 22 साल पहले, यानी कि उस समय हमारे गांव में बिजली की कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी और न ही उस समय हमारे गांव में काफी लोग रहा करते थे। उस वक्त सभी लोग घर के अंदर मोमबत्ती और बाहर निकलने पर टॉर्च का सहारा लिया करते थे। गांव जंगलों से घिरा हुआ होने के कारण अंधेरा होते ही हमारा गांव एकदम सुनसान हो जाया करता था। खैर, भले उस वक्त हमारे गांव में सुविधाओं की कमी हो, मगर सुकून भर भर कर था। सभी लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए उतारू रहते थे। दरअसल वाकया कुछ यूं था कि उस वक्त मैं शहर के एक राशन की दुकान चलाया करता था।
हमारे गांव से शहर 50 किलोमीटर दूर होने के कारण मैं रोज ट्रेन की सहायता से आना जाना किया करता था, जिस कारण मैं रोज 7 बजे वाली ट्रेन पकड़कर शहर जाया करता था और रात 9 बजे वाली ट्रेन पकड़कर वापस गांव लौट जाया करता था। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ऐसे ही चलता रहा, जिसके बाद एक दिन सुबह काम पर जाते वक्त मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा आज घर वापस लौटते वक्त दही लेते आना, क्योंकि कल तुम्हारे मामा आ रहे हैं। इस पर मैंने माँ से कहा, ठीक है माँ, मैं दही लेता आऊँगा। इतना बोलकर मैं घर से निकलकर स्टेशन की तरफ चलता बना और 7 बजे वाली ट्रेन पकड़कर शहर अपने दुकान पहुंचा। सुबह से ही उस दिन दुकान में काफी भीड़ थी, जिस वजह से मैंने अपने मन ही मन में कहा, आज दुकान में काफी भीड़ है तो मुझे दुकान बंद करते करते देरी होगी, तब तक तो सारी दुकानें दही की बंद हो जाएंगी, तो क्यों ना मैं छोटू से ही दही मंगवा लूं। छोटू मेरे दुकान का एक स्टाफ है। ये सोचते ही मैंने छोटू से कहा, अरे छोटू एक काम करना यार, माँ ने आज दही लाने को कहा है, तो तू जाकर थोड़ा दही ला देगा। मेरे इतना बोलते ही छोटू मुझसे पैसे लेकर दही लाने चला गया। अब मुझे कोई चिंता नहीं थी। अगर मुझे दुकान बंद करने में देरी भी हो गई तो मैं आराम से रात 10 बजे वाली आखिरी ट्रेन पकड़कर जा सकूंगा, जिसके बाद मैं वापस से अपने काम पर लग गया। काम करते करते कब आसमान में सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली, मुझे पता ही नहीं चला। सारा काम खत्म करके मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त रात के 9:30 बजे का हो रहा था। तो मैंने फटाफट से दुकान बंद किया ताकि मुझे 10 बजे वाली आखिरी ट्रेन मिल सके। दुकान बंद करके मैं भागता हुआ स्टेशन पहुंचा तो मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी हुई थी। मैं जल्दी से ट्रेन में चढ़ा और एक सीट पर बैठकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा, क्योंकि मैं दौड़ता हुआ स्टेशन आया था और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे सारी रात स्टेशन में ही गुजारनी पड़ती। ट्रेन में बैठने के 2 मिनट बाद ही ट्रेन खुल गई। काफी ठंड का मौसम होने के कारण ट्रेन काफी खाली थी। उस बोगी में मेरे अलावा मुझे बस इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। अगर ट्रेन अपने निर्धारित समय पर चलेगी तो मैं रात के 11 बजे तक अपने गांव के स्टेशन पर उतर जाऊंगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। मैं रात के 11 बजे तक अपने गांव के स्टेशन पर उतरा तो उस ट्रेन से इस स्टेशन पे उतरने वाला मैं अकेला ही था। गांव का स्टेशन होने के कारण इतनी रात गए मुझे पूरे स्टेशन पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था। सारा स्टेशन अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं स्टेशन से रोज पैदल ही आना जाना करता हूँ और मेरा घर यहाँ से करीब आधे घंटे की दूरी पर है। तो मैं स्टेशन में और समय जाया ना करते हुए स्टेशन से बाहर निकलकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। स्टेशन के बाहर निकलते ही मैंने देखा कि बाहर का माहौल स्टेशन से भी ज्यादा सुनसान था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि मुझे अपना शरीर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। भला तो हो इस बात का कि मैं अपने साथ हमेशा एक टॉर्च रखा करता हूँ। तो मैंने झट से अपना टॉर्च निकाला तो मेरे टॉर्च जलाते ही मेरी टॉर्च की रोशनी को घने अंधेरे और चारों तरफ फैले कोहरे ने पूरी तरह से घेर लिया। खैर मैं डरता तो था नहीं, तो मैं घने अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। कोहरा इतना फैला हुआ था कि मेरी टॉर्च की रोशनी में जितना भी दिख रहा था वो सब धुंधला धुंधला। अभी मैं उसी तरह आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है।
मगर कुछ देर तक तो मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन जब मुझे साफ साफ किसी के चलने की आवाज़ आने लगी तो मैंने अपनी निगाहें एक बार पीछे घुमाई। तो अपनी निगाहें पीछे घुमाते ही मैं एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि मेरे पीछे एक बूढ़ी औरत चल रही थी और मेरे रुकते ही वो बूढ़ी औरत भी रुक गई। इस पर मैंने उस बूढ़ी औरत से कहा, क्या बात है अम्मा, कोई तकलीफ है क्या? इस पर उस बूढ़ी अम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं दोबारा से कुछ ना बोलकर वापस से अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। मगर एक बात मुझे काफी हैरान करने वाली लगी कि उस बूढ़ी औरत की शक्ल एकदम पुतले जैसी थी और वो एकटक मेरी दही की तरफ देखे जा रही थी। चलते चलते जब मैंने एक बार अपनी निगाहें दोबारा से पीछे घुमाकर उस औरत को देखना चाहा तो मेरे पीछे पलटते ही मैं एक बार फिर चौंक गया, क्योंकि अब मेरे पीछे कोई भी नहीं था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? वो बूढ़ी औरत तो अभी मेरे पीछे ही थी, तो अचानक गई तो गई कहाँ? वो औरत इतनी बूढ़ी थी कि वो दौड़कर भाग भी नहीं सकती थी। अब मुझे लगने लगा था कि जरूर दाल में कुछ काला है और मैं घर की तरफ अपने कदमों को और तेज भगाने लगा। चलते वक्त मुझे बार बार उसी औरत का पुतले की तरह चेहरा याद आ रहा था, जिस कारण मेरा चेहरा बार बार पसीने से लथपथ हो जा रहा था। अभी मैं वहां से कुछ आगे गया ही था कि तभी रास्ते के किनारे झाड़ियों से आवाज आई, मुझे भी दही दो। उस भयानक आवाज को सुनकर एकदम से मेरे होश उड़ गए और मेरे हाथ पैर जोर जोर से कांपने लगे। उस आवाज को सुनकर ही मुझे समझ आ गया था कि ये आवाज किसी इंसान की नहीं है। फिर जब मैंने कांपती हुई अपनी निगाहें उस आवाज की तरफ घुमाई तो मुझे झाड़ियों के अंदर दो लाल टिमटिमाती आंखें दिखी। इससे पहले कि वो भूत झाड़ियों से निकलकर मुझे मार डाले, मैं वहां से दौड़कर भागने लगा। मैं अपनी जी जान लगाकर बस दौड़े जा रहा था, ये समझकर कि मेरी मौत मेरा पीछा कर रही है। अभी मैं भाग ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के किनारे एक आदमी दिखा। तो मैं जान बचाने के लिए भागता हुआ उस आदमी के पास गया तो मुझे इतनी तेज हांफता हुआ देख उस आदमी ने कहा, क्या हुआ, आप इतना डर क्यों रहे हैं? इस पर मैंने अपनी पूरी आप बीती उस आदमी को बताई तो वो आदमी मेरी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और मुझसे कहा, क्या उसकी आंखें ऐसी थीं? इतना बोलते ही उस आदमी की भी आंखें उस भूत की तरह चमकने लगी। ये देखकर मैं और जोर जोर से कांपने लगा और मुझे समझ आ गया कि ये आदमी वही भूत है, जिसके बाद मैं अपनी जान बचाने के लिए दही को वहीं फेंक कर घर भाग आया। तो इस तरह से उस रात मैं मरते मरते बचा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।